अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एग्जामिनेशन वाला, ठीक है, उसके आउटलाइन से लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए थे। हम उन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करके एग्जामिनेशन वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इवैल्यूएशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है, डैट इज़ परफॉर्म टेस्ट एंड मेजर्स फॉर रिफ्लेक्स इंटेग्रिटी। मतलब कि हमने अब रिफ्लेक्स इंटेग्रिटी को टेस्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर हमने डीप रिफ्लेक्सिस को टेस्ट करना है, ठीक है, पोस्टरल रिफ्लेक्सिस और रिएक्शंस को टेस्ट करना है, ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सिस एंड रिएक्शंस को टेस्ट करना है, सुपरफिशियल रिएक्शंस और रिफ्लेक्सिस को टेस्ट करना है, ठीक है, और लास्ट पे हमने डिस्कस करना है रेजिस्टेंस टू पैसिव स्ट्रेच को, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही आपकी आउटलाइन के ऊपर मेंशन है, ठीक है, और ऐसे ही हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डीप रिफ्लेक्सिस को। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीप रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डीप रिफ्लेक्सिस को और उनके स्पाइनल लेवल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, डीप रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं? डीप रिफ्लेक्सिस को हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और मायोटैटिक रिफ्लेक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। डीप रिफ्लेक्सिस जो है ना, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब भी कोई मसल स्ट्रेच होता है ना, तो मसल स्ट्रेच होने की वजह से इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो डीप रिफ्लेक्सिस है ना, ये मसल स्ट्रेच की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जबकि जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है वो किसी सेंसरी स्टिमुलस की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है कि डीप रिफ्लेक्स जो है वो मसल के स्ट्रेच की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अच्छा, डीप रिफ्लेक्सिस में हम असेस क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और जो स्पाइनल कोड है उसकी इंटेग्रिटी ठीक है या नहीं है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जिस स्पाइनल नर्व को जो सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और डीप रिफ्लेक्सिस को टेस्ट करने के लिए हम एक रिफ्लेक्स हैमर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्स है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उस रिफ्लेक्स के अंदर स्पाइनल नर्व रूट कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उस हम उस रिफ्लेक्स को चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पे हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा जब हम इस रिफ्लेक्स को चेक करेंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो रिफ्लेक्स है डैट इज़ बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ठीक है। बाइसेप्स रिफ्लेक्स के अंदर C5 to C6 स्पाइनल नर्व रूट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हम इसको चेक किस तरह करते हैं, हम क्या करते हैं, एल्बो क्रीज के ऊपर जब रिफ्लेक्स हैमर से टैप करते हैं ना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्बो फ्लेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, एल्बो क्रीज के ऊपर ना बाइसेप का टेंडन होता है, तो हमने बाइसेप के टेंडन के ऊपर टैप करना होता है, ठीक है, उसकी वजह से एल्बो फ्लेक्शन होती है। ये है हमारे पास बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर जो स्पाइनल नर्व रूट इन्वॉल्व है डैट इज़ C5 to C6, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने रिफ्लेक्स हैमर से टैप करना है फोरआर्म पे, ठीक है, और रिस्ट पे टैप करना है रेडियल वाली साइड पे, ठीक है। हमारी जो थंब वाली साइड होती है ना, ये रेडियल साइड होती है, ठीक है, और ये जो लिटिल फिंगर वाली साइड होती है ना, ये अल्नर साइड होती है, ठीक है। तो हमने रिस्ट पे टैप करना है रेडियल वाली साइड पे, इस साइड पे, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या आएगा, फोरआर्म की फ्लेक्शन हो जाएगी और सुपिनेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब फोरआर्म की या तो फ्लेक्शन होगी या सुपिनेशन हो जाएगी, दोनों में से एक रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, ठीक है। ट्राइसेप रिफ्लेक्स के अंदर स्पाइनल नर्व रूट जो इन्वॉल्व होती है डैट इज़ C7 to C8, ठीक है। इसमें हमने कहाँ टैप करना है, इसमें हमने रिफ्लेक्स हैमर से एल्बो की टिप के ऊपर टैप करना है, ठीक है। मतलब कि ओलेक्रोनन के ऊपर हमने टैप करना है, ठीक है, जो कि एल्बो की टिप बन रही होती है, एल्बो की टिप पे हमने टैप करना है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, एल्बो की एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ पटेलर रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसे हम नी जर्क भी बोलते हैं। इसके अंदर जो स्पाइनल नर्व रूट इन्वॉल्व होती है डैट इज़ L3 to L4, ठीक है। इसमें हमने कहाँ टैप करना है, इसमें हमने नी कैप के
जो नीचे टेंडन है ना उस पर टैप करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या आएगा, नी की एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ एचलीज। एचलीज को एंकल जर्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो स्पाइनल नर्व रूट इन्वॉल्व होती है डैट इज़ S1 to S2, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, एचलीज टेंडन के ऊपर टैप करना होता है, ठीक है। अच्छा, और एचलीज टेंडन के ऊपर हमने टैप तब करना है जब एंकल जो है वो स्लाइटली डोर्सी फ्लेक्स हो, ठीक है। एंकल को स्लाइटली डोर्सी फ्लेक्स करके फिर हमने एचलीज टेंडन के ऊपर टैप करना है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, फुट की प्लांटर फ्लेक्जन हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली रिफ्लेक्स हैमर होता है, इससे हमने इस तरह टैप करना होता है, इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वाला टॉपिक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं, ठीक है। आगे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में ही है मायोटैटिक रिफ्लेक्स स्केल, ठीक है, और रिफ्लेक्स टेस्ट और ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि मायोटैटिक रिफ्लेक्स स्केल क्या होता है। अच्छा, मायोटैटिक रिफ्लेक्स स्केल हमारे पास बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं असेसमेंट के लिए, देखने के लिए कि मतलब जो हमारे पास रिफ्लेक्सेस हमने जितने भी ये परफॉर्म करवा के देखे हैं इनके अंदर कोई भी एसिमेट्री या कोई भी मसला तो नहीं है, ठीक है। और उसकी असेसमेंट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब ये हमारे पास एक स्केल है, फिर हम स्कोरिंग कर देते हैं कि पर्सन का क्या रिफ्लेक्स एब्सेंट था या रिफ्लेक्स बिल्कुल नहीं था या रिफ्लेक्स ज़्यादा था या कम था, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मायोटैटिक रिफ्लेक्स स्केल, ठीक है। अगर तो हमने रिफ्लेक्स चेक किया पर्सन का और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, तो हम उसे स्कोर दे देंगे 0, ठीक है। अच्छा, अगर हमने पर्सन का रिफ्लेक्स चेक किया है और रिफ्लेक्स जो है वो नॉर्मल से कम है, ठीक है, तो हम उसे +1 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अगर पर्सन का रिफ्लेक्स बिल्कुल नॉर्मल है तो हम उसे +2 स्कोर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पर्सन का रिफ्लेक्स ब्रिस्क है, ब्रिस्क मीन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, हाइपर रिफ्लेक्सिव है, तो हम उसे +3 स्कोर दे देंगे, ठीक है। और अगर पर्सन का रिस्पॉन्स वेरी ब्रिस्क है या क्लोनस है तो हम उसे +4 स्कोर दे देंगे, ठीक है। वेरी ब्रिस्क क्या होता है, वेरी ब्रिस्क का मतलब ये होता है कि जो रिफ्लेक्स है ना वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा क्विक है, ठीक है। और क्लोनस का मतलब ये होता है कि रेपिटेटिव, रिदमिक, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने रिफ्लेक्स स्टिमुलस दिया, रिफ्लेक्स स्टिमुलस देने के बाद रेपिटेटिव, रिदमिक और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसे हम क्लोनस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब हमने रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं ना तो हमने राइट और लेफ़्ट दोनों लिम्ब के रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, ठीक है। किसी एक लिम्ब का भी रिफ्लेक्स ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि अगर हमें रिफ्लेक्सेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि हाइपर रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, ठीक है, तो ये सजेस्ट करती है अपर मोटर न्यूरॉन लेयर, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लेयर की वजह से रिफ्लेक्सेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन लेयर की वजह से रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया की कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, और अगर क्लोनस है या वेरी ब्रिस्क है तो इसका मतलब है कि कोई स्पास्टिसिटी वगैरह हुई हुई है, स्पास्टिसिटी वगैरह की वजह से क्लोनस रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, या कोई और पैथोलॉजी भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है डीप रिफ्लेक्सेस के अंदर डैट इज़ रिफ्लेक्स टेस्ट। रिफ्लेक्स टेस्ट के अंदर हमारे पास 4 तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनको हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है पहले, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हमने उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस, प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस भी नेक्स्ट आपकी आउटलाइन में मेंशन है, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस जो हैं ये मेंशन नहीं है, ये मैं बता देती हूँ क्या होते हैं। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस ये होते हैं कि मतलब किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी पैथोलॉजी की वजह से जो रिफ्लेक्स है पेशेंट का वो ख़राब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें हॉफमैन साइन आ जाता है और बेबिंस्की साइन आ जाता है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि बेबिंस्की साइन नॉर्मल कब होता है और अब नॉर्मल कब होता है, ठीक है।
अच्छा, कोई भी न्यूरोलॉजिकल मसला आ गया, ठीक है, कोई अपर मोटर न्यूरॉन की लीन हो गई है तो पर्सन के रिफ्लेक्सेस ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, या लोअर मोटर न्यूरॉन की लीन हो गई है तो उसके रिफ्लेक्सेस ख़राब हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ तक था हमारे पास डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्टरल रिफ्लेक्सेस एंड रिएक्शंस। वैसे तो लास्ट वीडियो में भी हमने पोस्टरल रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा आपकी आउटलाइन में ये पॉइंट मेंशन है तो मैं इसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप तरतीब से वीडियोस देख रहे हैं तो आप यकीनन वो वाली वीडियो देख के आए होंगे और आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इन्होंने पोस्चर को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी की कोई भी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आके लगती है बॉडी पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है, अब पर्सन फॉर एग्जांपल पहले बैठा हुआ है, बैठ के वो उठा है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, तो अब उसका जो है वो पोस्चर मेंटेन होना चाहिए और बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो बैलेंस मेंटेन हो रहा होता है और जो पोस्चर मेंटेन हो रहा होता है विद द चेंज इन बॉडी पोजीशन, ये होता है पोस्चरल रिफ्लेक्सेस की वजह से। ठीक है, अच्छा, आपकी आउटलाइन के अंदर जो है वो पोस्टरल रिफ्लेक्सेस के अंदर 3 पॉइंट्स मेंशन है। एक है राइटिंग रिएक्शंस, ठीक है, दूसरा है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस और तीसरा है प्रोटेक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, इसमें राइटिंग रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम रिएक्शंस तो हमने कल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, इसका मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगी, जबकि प्रोटेक्टिव रिएक्शंस हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए, तो प्रोटेक्टिव रिएक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, राइटिंग रिएक्शंस का जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जब बॉडी डिस्प्लेस होती है या टिल्ट होती है, मतलब वही बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो फिर हेड है और जो बॉडी है उसकी अलाइनमेंट भी चेंज होती है। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी डिस्प्लेस होती है या अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हेड और बॉडी की जो अलाइनमेंट है उसको जो चीज़ मेंटेन करती है, डैट इज़ कॉल्ड राइटिंग रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आ जाता है नेक राइटिंग और बॉडी राइटिंग। ठीक है, नेक राइटिंग में क्या होगा कि जब हम हेड टर्न करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो अब खुद को अलाइन कर लेती है दोबारा से। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड नेक राइटिंग। और बॉडी राइटिंग में ये है कि जब हम बॉडी को रोटेट करते हैं तो हमारा हेड खुद को अलाइन कर लेता है, डैट इज़ बॉडी राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस मैंने आपको कल भी बताया था कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई बंदा किसी अनइवन सरफेस पे चल रहा है, ठीक है, अब उसको जो है वो अनइवन सरफेस पे चलते हुए उसके अंदर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसका पोस्चर ख़राब हो सकता है, बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से वो उस अनइवन सरफेस पे गिर सकता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस क्या करते हैं, हमारे बॉडी के बैलेंस वगैरह को मेंटेन करते हैं ताकि किसी अनइवन सरफेस पे मूव करते हुए भी जो है पर्सन का जो बैलेंस है वो लॉस ना हो और वो गिर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिव रिएक्शंस। प्रोटेक्टिव रिएक्शंस क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि जब कभी किसी भी कंडीशन की वजह से बॉडी का बैलेंस लॉस हो जाए, ठीक है, तो प्रोटेक्टिव रिएक्शंस क्या करते हैं, ये बॉडी को इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फौरी और ऑटोमेटिक मूवमेंट्स करके। ठीक है, क्विक एंड ऑटोमेटिक मूवमेंट्स करते हैं ताकि बॉडी को इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका काम ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये डिफेंसिव इन नेचर होते हैं कि दिफा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस की टाइप्स में आ जाता है फॉरवर्ड प्रोटेक्शन, साइडवेज प्रोटेक्शन और बैकवर्ड प्रोटेक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब हम गिरने लगते हैं तो हम अपने आर्म्स आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, डैट इज़ फॉरवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, साइडवेज प्रोटेक्शन क्या है, साइडवेज प्रोटेक्शन में क्या करते हैं कि जब हम गिरने लगते हैं तो गिरने से बचने के लिए हम अपनी आर्म को एक साइड पे एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, बैकवर्ड प्रोटेक्शन में क्या होता है कि बैकवर्ड प्रोटेक्शन में भी यही होता है कि हमारे आर्म्स जो हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं ताकि हम गिर ना सकें। ठीक है, ये सारी प्रोटेक्शन की टाइप्स हैं। ये था हमारे पास पोस्चरल रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके आउटलाइन पे मेंशन है डैट इज़ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एंड रिएक्शंस। ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को हम डेवलपमेंटल रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस या डेवलपमेंटल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। ये हमारे पास ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बर्थ के टाइम पे तो मौजूद होते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये वक्त के साथ साथ डिमिनिश ना हो, ख़त्म ना हो, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कोई पैथोलॉजी मौजूद है जिसकी वजह से ये ख़त्म
नहीं हुए। ठीक है, अच्छा अब हम डिफरेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे कि कौन सी एज के ऊपर जो है वो ये रिफ्लेक्सेस मौजूद होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमने स्टिमुलस किस तरह देना है और फिर हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है डैट इज़ मोरो रिफ्लेक्स, या जिसे हम स्टार्टल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मोरो रिफ्लेक्स जो है ये बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है। ठीक है, और 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 4 to 6 मंथ्स तक ये ख़त्म हो जाता है। अब इसमें स्टिमुलस क्या है, इसमें स्टिमुलस ये है कि या तो कोई भी लाउड नॉइज़ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर हो, या अचानक से जो है वो बच्चे का हेड ड्रॉप हो जाए। ठीक है, मतलब उसका बैलेंस लूज़ हो और हेड उसका एक साइड पे ड्रॉप हो जाए, तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आता है। पहले तो बच्चा अपने आर्म्स को एबडक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद एबडक्ट करने के बाद वो अपने आर्म्स को एडक्ट करता है और फिर वो क्राई करना स्टार्ट कर देता है। डैट इज़ मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है। ठीक है, और 3 मंथ्स तक ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने स्टिमुलस क्या देना है, इसमें हमने जो है वो इस तरह स्ट्रोक करना है बच्चे के चीक को। ठीक है, जब हम स्ट्रोक करेंगे तो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि बेबी जो है वो अपना हेड टर्न करेगा जिस साइड पे हमने, फॉर एग्जांपल हमने उसकी राइट चीक को स्ट्रोक किया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना जो हेड है वो राइट साइड पे टर्न करेगा और अपना माउथ ओपन कर लेगा। ठीक है, मतलब जिस साइड पे हम स्टिमुलस देंगे उसी साइड पे वो अपना हेड टर्न करके माउथ ओपन कर लेगा। डैट इज़ रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रिमिटिव रिफ्लेक्स आ जाता है पाल्मर ग्रास्प। पाल्मर ग्रास्प भी बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है। ठीक है, और 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने स्टिमुलस क्या देना है कि बच्चे की जो पाम है ना, ठीक है, पाम, इसके ऊपर प्रेशर देना है। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो क्या होगा, बच्चा अपनी फिंगर्स को फ्लेक्स करेगा और ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, मतलब पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है डैट इज़ प्लांटर ग्रास्प। प्लांटर ग्रास्प भी बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है। ठीक है, और ये 9 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। इसमें हम क्या स्टिमुलस देते हैं, इसमें हम बच्चे की जो फुट की सोल है उस पर प्रेशर देते हैं। ठीक है, उस पर प्रेशर देने की वजह से रिस्पॉन्स क्या आता है कि बच्चा अपने टोज़ को फ्लेक्स कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास जब बच्चा 1 मंथ का होता है ना तब आता है रिफ्लेक्स। ठीक है, और 4 to 6 मंथ्स के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या स्टिमुलस देते हैं, इसमें हम बच्चे का जो हेड है ना वो एक साइड पे टर्न करते हैं। ठीक है, जब हम बच्चे का हेड एक साइड पे टर्न करते हैं तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आता है, बच्चा क्या करता है, आर्म या लेग को फेस साइड पे एक्सटेंड कर लेता है। ठीक है, और ऑपोजिट साइड पे फ्लेक्स कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स आ जाता है डैट इज़ टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स। टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है। ठीक है, और 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम बच्चे को सुपाइन लिटाते हैं ना तो वो अपनी लिम्ब को एक्सटेंड कर लेता है। ठीक है, और जब हम उसे प्रोन लिटाते हैं तो वो अपने लिम्ब को फ्लेक्स कर लेता है। ठीक है, ये है हमारे पास टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है। ठीक है, बच्चा जब 2 मंथ्स का होता है तो गैलेंट रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे की स्पाइन को स्ट्रोक करते हैं। ठीक है, बच्चे की स्पाइन की जो साइड है ना उसको स्ट्रोक करते हैं। ठीक है, उसको स्ट्रोक करने की वजह से क्या होता है, जिस साइड पे हमने स्टिमुलस दिया होता है ना उसी साइड पे बच्चा अपनी ट्रंक को कर्व कर लेता है। ठीक है, स्पाइन की साइड पे हमने स्ट्रोक करना है। ठीक है, और जिस साइड पे हमने स्ट्रोक किया है उसी साइड पे बच्चा अपनी ट्रंक को कर्व कर लेता है। ठीक है, डैट इज़ गैलेंट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है। ठीक है, और जब बच्चा 12 महीनों का हो जाता है तब ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेबिंस्की रिफ्लेक्स में हमने क्या करना होता है, बच्चे का जो फुट है ना, लेटरल फुट है, उस पर स्ट्रोक करना है। मतलब कि जो बच्चे की फुट की सोल है ना उस पर स्ट्रोक करना है। ठीक है, उस पर स्ट्रोक करने की वजह से क्या होगा कि जो बच्चे का बिग टू है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी उंगलियां हैं वो फ़ैन आउट हो जाएंगी। ठीक है,
फैनिंग का मतलब होता है इस तरह, ठीक है, दिस इज़ फैनिंग। बिग टू की एक्सटेंशन होगी और बाकी टोज़ की फैनिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स आगे भी आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बेबिंस्की रिफ्लेक्स का अगर ये रिस्पॉन्स आए बच्चों के अंदर, डैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर बेबिंस्की रिफ्लेक्स का यही रिस्पॉन्स आए बड़ों के अंदर तो डैट इज़ एबनॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स आ जाता है डैट इज़ स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स भी बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है, ठीक है, और जब बच्चा 2 महीनों का हो जाता है तब ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें हम बच्चे को खड़ा करते हैं, ठीक है, उसके फीट जो है वो नीचे टच हो रहे हो किसी भी सरफेस से, बेड से चाहे फ्लोर से, ठीक है, और हम उसको सीधा खड़ा करते हैं। तो जब हम उसको सीधा खड़ा करते हैं और उसके पाँव नीचे टच हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्टेपिंग मोशन करता है। जैसे बच्चा चलता है ना, ऐसे स्टेपिंग मोशन लेता है, डैट इज़ कॉल्ड स्टेपिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये थे हमारे पास प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, या इसे हम डेवलपमेंटल रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आउटलाइन पे टॉपिक है डैट इज़ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस एंड रिएक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस तब ट्रिगर होते हैं जब कोई क्यूटेनियस मतलब स्किन पे स्टिमुलेशन आती है, ठीक है, जबकि जो डीप रिफ्लेक्सेस थे वो मसल स्ट्रेच से ट्रिगर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होता है और हायर ब्रेन सेंटर भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स अफेक्ट हों तो पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों नर्वस सिस्टम की लीन हो सकती है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और हाई ब्रेन सेंटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अगर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स इफेक्ट हो तो सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों नर्वस सिस्टम की लीयंस हो सकती है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन सी नर्व रूट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, स्टिमुलस हम उन्हें किस तरह देते हैं और फिर रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के अंदर जो नर्व रूट इन्वॉल्व है डैट इज़ T7 to T12, ठीक है। इसमें हमने क्या स्टिमुलस देना है, इसमें हमने ये स्टिमुलस देना है कि हमने एब्डोमेन के ऊपर लेटरल से मीडियल साइड पे स्ट्रोक करना है, ठीक है, स्किन के ऊपर ही हमने स्ट्रोक करना है, ठीक है, लेटरल टू मीडियल स्ट्रोक करना है एब्डोमेन के ऊपर। रिस्पॉन्स क्या आएगा कि जो अम्बलाइकस है वो स्टिमुलस की तरफ मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स दैट इज़ क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ठीक है। क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स के अंदर जो है L1 से L2 नर्व रूट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जेनिटोफेमोरल नर्व इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम स्टिमुलस क्या देते हैं, इसके अंदर हम ये स्टिमुलस देते हैं कि हम इनर थाई को स्ट्रोक करते हैं, ठीक है। इनर थाई को स्ट्रोक करने की वजह से रिस्पॉन्स क्या आता है कि जिस साइड पे हमने स्ट्रोक किया होगा उस साइड की जो टेस्टिकल है वो एलिवेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स आ जाता है डैट इज़ प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स को हम बेबिंस्की साइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बेबिंस्की साइन या बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। बड़ों के अंदर हम इसे प्लांटर रिफ्लेक्स बोलते हैं, बच्चों के अंदर बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, नर्व रूट इसके अंदर S1 to S2 इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्टिमुलस हमने इसमें क्या देना है, मैंने आपको बताया कि लेटरल फुट पे स्ट्रोक करना है, ठीक है, मतलब कि जो फुट की सोल है उस पर स्ट्रोक करना है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 2 की फ्लेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, और एबनॉर्मल रिएक्शन क्या है कि ग्रेड 2 की एक्सटेंशन होनी चाहिए और फैनिंग होनी चाहिए, ठीक है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि पीछे मैंने आपको बताया बच्चों के अंदर बेबिंस्की रिफ्लेक्स के अंदर ग्रेड 2 की एक्सटेंशन और बाकी टोज़ की फैनिंग नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ों के अंदर ऐसा होगा तो ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है। बड़ों के अंदर नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि टो की फ्लेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये उलट है दोनों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स आ जाता है डैट इज़ एनल विंक रिफ्लेक्स। एनल विंक रिफ्लेक्स के अंदर S2 से S4 तक नर्व रूट्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, पिडेंडल नर्व इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें हमने क्या स्टिमुलस देना होता है, इसमें हमने एनस के अराउंड हल्का सा स्ट्रोक करना होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या आता है कि एनल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स है डैट इज़ बल्बो
कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स, ठीक है। बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स के अंदर S2 से S4 तक नर्व रूट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें हमने स्टिमुलस क्या देना है, इसमें हमने स्टिमुलस देना है कि हमने ग्लैंस पीनस को या क्लाइट्रस को स्क्वीज़ करना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि एनल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है दैट इज़ कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में हमारे पास ए फ्रंट के अंदर क्रेनियल नर्व 5 इन्वॉल्व है, ठीक है, और ई फ्रंट के अंदर क्रेनियल नर्व 7 इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें हमने स्टिमुलस क्या देना है, इसमें हमने स्टिमुलस देना है कि हमने कॉटन स्वैब की मदद से हल्का सा कॉर्निया को टच करना है, ठीक है। उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आएगा कि दोनों आइज़ की ब्लिंकिंग होगी, ठीक है। ये थे हमारे पास सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब रिफ्लेक्स इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, डैट इज़ रेजिस्टेंस टू वेलोसिटी डिपेंडेंट मूवमेंट। अच्छा, ये वाला जो टेस्ट है ना हमारे पास रेजिस्टेंस टू वेलोसिटी डिपेंडेंट मूवमेंट, ये हमारे पास उन लोगों के अंदर किया जाता है जिनके अंदर कोई अपर मोटर न्यूरॉन लियन हो, ठीक है। और अपर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से उनके अंदर स्पास्टिसिटी हुई होती है, ठीक है। तो हम स्पास्टिसिटी को असेस करने के लिए ये वाला टेस्ट यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस टू वेलोसिटी डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, और ये अपर मोटर न्यूरॉन लियन के अंदर कंडीशंस आ जाती हैं स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है। इन ऐसी जितनी भी कंडीशंस हैं जिनके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन लियन होती है तो उनके अंदर स्पास्टिसिटी हुई होती है, ठीक है। और स्पास्टिसिटी को असेस करने के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पास्टिसिटी में बेसिकली होता क्या है, स्पास्टिसिटी में ये होता है कि हम जितना तेज़ अपने लिम्ब को मूव करेंगे ना, हमें उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगी उसके अंदर, ठीक है। डैट इज़ स्पास्टिसिटी, कि जितना तेज़ी से हम अपना लिम्ब मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें उसके अंदर रेजिस्टेंस फील होगी, डैट इज़ स्पास्टिसिटी, ठीक है। बेसिकली स्पास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि मसल टोन इंक्रीज़ हुई हुई होती है। अच्छा, अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो हमने पेशेंट को कंफर्टेबली बिठा देना है, ठीक है। कंफर्टेबली उसको पोजीशन कर देना है, ठीक है। और उसके लिम्ब को क्या करना है, हमने रिलैक्स कर देना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने पैसिवली उसके जॉइंट को मूव करना है, ठीक है। पैसिवली हमने स्लोली उसके जॉइंट को मूव करना है और उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन तक जॉइंट को ले जाना है, ठीक है, ताकि हम उसकी जो नॉर्मल टोन है उसको असेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, रैपिडली स्ट्रेच कर देना है सेम जॉइंट को, ठीक है। उसी जॉइंट को हमने फिर रैपिडली स्ट्रेच कर देना है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम रैपिडली उसको स्ट्रेच करेंगे तो हमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पर्सन को स्पास्टिसिटी है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, ठीक है। अच्छा, दोबारा बताती हूँ, सबसे पहले हमने पर्सन को पोजीशन करना है, ठीक है, उसे बिठा देना है, उसके लिम्ब को रिलैक्स करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके जॉइंट को पैसिवली मूव करना है स्लोली और उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन तक ले जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने अचानक से उसी जॉइंट को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगी, जिसका मतलब है कि पर्सन को स्पास्टिसिटी हुई हुई है, ठीक है। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस टू वेलोसिटी डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं स्पास्टिसिटी को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक था हमारे पास रिफ्लेक्स इंटेग्रिटी वाला टॉपिक, ठीक है। अब हम आउटलाइन से लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आउटलाइन से हमारा जो लास्ट टॉपिक है डैट इज़ परफॉर्म सेंसरी इंटेग्रिटी टेस्ट, ठीक है। अब हमने सेंसरी इंटेग्रिटी टेस्ट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। डैट करेक्टराइज और क्वान्टिफाई इंक्लूडिंग लाइट टच, शार्प डल, टेम्परेचर, डीप प्रेशर, वाइब्रेशन, लोकलाइजेशन, स्टीरोग्नोसिस एंड ग्राफिस्थीजिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सेंसरी इंटेग्रिटी टेस्ट परफॉर्म करने हैं इन सब को टेस्ट करने के लिए, इन सब को असेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंसरी इंटेग्रिटी टेस्ट करते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो सेंसरी इंटेग्रिटी टेस्ट हैं ये इवेलुएट करते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम को, ठीक है। सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है पेरिफेरल नर्व्स, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को असेस किया जाता है सेंसरी इंटेग्रिटी टेस्ट के अंदर, पेरिफेरल नर्व्स को भी, ब्रेन स्टेम को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। ठीक है, इन टेस्ट का मकसद ये होता है कि हमने देखना है कि कहीं कोई लीन तो नहीं हुई हुई, ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं चल रही। अगर कहीं लीन हुई हुई है या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन चल रही है तो उसको असेस किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँगी कि हमने किस चीज़ को असेस करना है। ठीक है, साथ में आपको बताऊँगी कि हमने उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं या कौन सा मेथड यूज़ करना है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और लास्ट पे मैं आपको बताती जाऊँगी कि रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, या कोई नोट वगैरह की क्या गाइडलाइन हमने फॉलो करनी है। ठीक है, मोडेलिटी, टेस्ट, टूल्स या मेथड और रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने टेस्ट करना है लाइट टच को। जैसे जैसे आउटलाइन पे मेंशन है ना, मैं वैसे वैसे ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हमने टेस्ट करना है लाइट टच को। लाइट टच को हमने असेस करने के लिए क्या करना है, लाइट टच सेंसेशन देनी है कॉटन स्वैब की मदद से। ठीक है, या टिश्यू की मदद से। ठीक है, या फिंगर टिप की मदद से हमने हल्की सी सेंसेशन देनी है। ठीक है, वो टैप की सूरत में भी हो सकती है या किसी भी सूरत में हो सकती है। ठीक है, और हमने पेशेंट से कहना है वो हमें यस या नो करके बताए कि उसे कुछ फील हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह हम टेस्ट करते हैं लाइट टच को। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है डैट इज़ शार्प या डल। अच्छा, इसमें हमने असेस करना है कि पर्सन को पेन हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो वो शार्प पेन है या डल पेन है। ठीक है, इसके लिए हम कोई सेफ्टी पिन वगैरह पर्सन को प्रिक कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी पिन प्रिक करने के बाद हम उससे पूछेंगे कि मतलब उसे पेन वगैरह हुई या नहीं हुई। ठीक है, अगर हुई है तो कैसी थी, शार्प थी, डल थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो चीज़ असेस करनी है डैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने असेस करना है हॉट या कोल्ड। ठीक है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब यूज़ कर विद हॉट या कोल्ड वाटर। ठीक है, तो वो टच करके देख लेता है कि हॉट वाटर है या कोल्ड वाटर, तो हम उससे पूछ लेते हैं कि ये हॉट था या कोल्ड था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो हमने असेस करनी है डैट इज़ डीप प्रेशर। डीप प्रेशर के लिए हमने क्या करना है कि पर्सन के मसल या टेंडन के ऊपर बहुत ज़ोर से प्रेशर देना है। ठीक है, हम थंब से भी प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से भी प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, और इससे फिर हम देख लेंगे कि पर्सन को प्रेशर फील हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, ये सब हम उससे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमने असेस करनी है डैट इज़ लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में उसने क्या करना है, लोकलाइजेशन में उसने आइडेंटिफाई करना है कि हमने स्टिमुलस एग्जैक्ट किस जगह पे दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पर्सन को हल्का सा टच किया और हमने उसे कहना है एग्जैक्ट उस जगह पे मुझे हाथ लगा के बताओ जहाँ मैंने तुम्हें टच किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने जो चीज़ असेस करनी है डैट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हमने देखना है कि उसकी वाइब्रेशन की परसेप्शन ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम ज़्यादातर ट्यूनिंग फोक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फोक को हम उसकी कान के पास लेके जाते हैं या रिस्ट या एंकल वगैरह के पास लेके जाते हैं। ठीक है, और उससे पूछते हैं कि उसको वाइब्रेशन वगैरह फ़ील हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने असेस करनी है डैट इज़ डीप सेंसेशन। डीप सेंसेशन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पर्सन की प्रोप्रियोसेप्शन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, साथ में हम टेस्ट करते हैं काइनेस्थेसिया को। अच्छा, इसमें हम पर्सन से कहते हैं कि वो अपने जॉइंट्स को मूव करे। ठीक है, जैसे हम उसे कहते हैं कि अपनी फिंगर को मूव करो, अप डाउन मूव करो। ठीक है, और दोनों साइड्स की जो है वो हम मूवमेंट परफॉर्म करके देखते हैं, राइट की भी और लेफ़्ट की भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने जो चीज़ चेक करनी है डैट इज़ स्टीरोग्नोसिस। अच्छा, स्टीरोग्नोसिस में क्या होता है, स्टीरोग्नोसिस में पर्सन ने टच करके
चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। मतलब उसने ना फॉर एग्जांपल उसकी आइज़ क्लोज है तो हम उसे कहते हैं कि उसने जो है वो टच करके ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम उसके हाथ के पास कोई भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि कॉइन वगैरह, की वगैरह, ठीक है। कुछ भी हम रख देंगे और हम उसे कहेंगे कि उसने हाथ लगाकर चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना है और बताना है कि ये क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट पे हमने जो चीज़ असेस करनी है डैट इज़ ग्राफिस्थीजिया। अच्छा, ग्राफिस्थीजिया पता है क्या होता है? ग्राफिस्थीजिया में हम पर्सन के हैंड पे ना कुछ लिखते हैं, ठीक है, या उसकी स्किन पे कुछ भी लिखते हैं और हम उसे कहते हैं कि इसे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं एज, ठीक है, या यहाँ आर्म पे लिख देते हैं ए, तो हम उसे कहते हैं कि इसे रिकॉग्नाइज करो कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही हम उसके स्किन के ऊपर कोई नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, ठीक है, या कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दें, ठीक है। तो फिर हम उसे कहते हैं कि उसने रिकॉग्नाइज करके बताना है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारे पास सेंसरी इंटेग्रिटी टेस्ट। फिर इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद हमने देख लेना है कि पर्सन के जो हैं ये सारे रिस्पॉन्सेज ठीक हैं या नहीं हैं, या डिलेड रिस्पॉन्सेज हैं या बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों से हम जो है वो पर्सन की जो है कोई भी जो न्यूरोलॉजी प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन उसके अंदर चल रही है तो हम उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। अब हमने जो एग्जामिनेशन वाला टॉपिक है वो ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो इवैल्यूएशन वाला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।